अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कार्बन बॉटनी ए में से चैप्टर नंबर 8 है ट्रेकियोफाइट। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखनी है और ओवरऑल रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी देखेंगे हम लोग इकोसिस्टम के बारे में कि रिप्रोडक्शन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक ट्रेकियोफाइट है, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स है। ये क्या है? वास्कुलर प्लांट है और स्पोर प्रोड्यूसिंग वास्कुलर प्लांट है। तो ये होमोस्पोरस है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इनके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होती हैं। होमोस्पोरस यानी कि सेम साइज के स्पोर होंगे। लोअर वास्कुलर प्लांट विच रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है कि इन सम स्पीशीज इकोसिस्टम एरवेंस न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम ट्यूबरस ब्रांचेस दैट अराइज फ्रॉम राइजोम। अब इसमें क्या चीज है? इसमें यह बात आ रही है कि इकोसिस्टम प्लांट का जो अंडरग्राउंड स्टेम है जिसे क्या नाम देते हैं? राइजोम का। ये मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये देखें, अब ये क्या है? स्क्रीन पे देखें आप लोग, नजर आ रहा है आप लोगों को इकोसिस्टम प्लांट बॉडी। ये नीचे से क्या है? सारा इस कर्सर से नीचे ये अंडरग्राउंड स्टेम है। इसी अंडरग्राउंड स्टेम के ऊपर ये ट्यूबर्स आउटग्रोथ बनती हैं। जब ये इन्हीं आउटग्रोथ के अंदर क्या होता है? ये अपने फूड को भी स्टोर करती हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स भी होते हैं इनके पास। अब पैरेन्काइमेटस सेल्स कौन से होते हैं? ऐसे लिविंग सेल हैं जिनके पास डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। तो ये जैसे प्लांट बॉडी से, एक्चुअल मेन प्लांट बॉडी से, या जिसे हम कहेंगे पेरेंट बॉडी से जैसे डिटैच होते हैं और इनको ग्रोथ कंडीशंस मिल जाती हैं, तो ये बार बार माइटोसिस करके न्यू सेल्स बना के ये अपनी ग्रोथ करते हैं और एक होल प्लांट बॉडी बना लेते हैं। तो देखें इसमें उन्होंने उन्होंने क्या यूज किया? अपनी प्लांट बॉडी का पार्ट यूज किया, और जिसके अंदर किसी किस्म का कोई गैमीट वगैरह नहीं आती रिप्रोडक्शन में, हम उसे क्या नाम देंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का नाम देंगे। और यही काम ये करते हैं। The branch primordial develop into short rounded branches, one internode long which store food. Each branch, हर ब्रांच क्या करेगी फिर? ये क्योंकि राइजोम प्लांट बॉडी से ये डिटैच हुए और ग्रोथ करके न्यू प्लांट बॉडी बना लेते हैं। देन इसमें कौन सी हम देखेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और ये अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए करते हैं? स्पोर फॉर्मेशंस के जरिए करते हैं, ठीक है। यानी इकोसिस्टम प्लांट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर के जरिए होती है। और स्पोर किस में डेवलप करते हैं? स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। बोर्न ऑन पैलेटेड स्ट्रक्चर द स्पोरेंजियोफोर। अब ये क्या चीज है? पैलेटेड स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? ये इनकी जो वेजिटेटिव ब्रांच है ना, मेन प्लांट बॉडी की ब्रांच है। मैं दोबारा दिखा दूं आप लोगों को। ये देखें, इनकी मेन ब्रांच की टिप पे, अब इनकी ब्रांचेस भी दो टाइप की होंगी। जिन ब्रांचेस के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप करेगा, अब ये स्पोरेंजिया है ना, ये एक स्पोरेंजिया नहीं है, एक से ज्यादा स्पोरेंजियम है, ठीक है। ये देखें, ये आप लोगों को जितने भी ये छोटे छोटे खाने नजर आ रहे हैं, ये राउंडेड बॉडी, ये एक एक स्पोरेंजिया है, ठीक है। अब ये स्पोरेंजिया की एग्रीगेशन है, और वो एग्रीगेशन यहाँ पे कोन की फॉर्म में है, ठीक है। और इस तरह का जब एक से ज्यादा स्पोरेंजियम कोन की फॉर्म में अपना क्लस्टर बनाए और एट द टिप ऑफ फर्टाइल ब्रांच, हम उसे क्या कहेंगे? स्ट्रोबिलस कहते हैं। स्ट्रोबिलस कोई अलग सी चीज नहीं है, बल्कि स्ट्रोबिलस तो एक कोन की फॉर्म में स्पोरेंजिया की एग्रीगेशन है। और जिनके ऊपर ये डेवलप नहीं करते वो कौन सी ब्रांच होंगी? स्टीराइल ब्रांच। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? यानी आप अपनी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन के जरिए करते हैं। और जो कि स्पोरेंजियो फोर कहते हैं, जिस ब्रांच के ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप हो उस ब्रांच को क्या कहते हैं? स्पोरेंजियो फोर कहते हैं। उसके बाद विच आर अरेंज अपॉन अ कॉमन एक्सेस टू फॉर्म अ स्ट्रोबिलस। अब स्ट्रोबिलस की पेलुरल फॉर्म क्या है? स्ट्रोबिलाई।
The strobili develop at the tip of ordinary vegetative shoots, usually, however, in some species, for example, in ecosystem, Aravensis, strobili are born at the tip of non-green fertile branches. ठीक है, उसके बाद each strobilus consists of a main axis upon which a number of T-shaped peltate appendages called sporangiophore are arranged in whorl. Each sporangiophore has a stalk and a flattened peltate, free and called head. 5 to 10 sporangia develop in a ring on the underside of head. The head of sporangiophore fit closely together to provide protection to the sporangia during development. The head of sporangiophore appear to be hexagonal because of mutual pressure of adjoining sporangiophore. A ring-like outgrowth called annulus is present immediately below the sporangiophore on the main axis. It is considered to be the vestigial bracket. At maturity, the cone axis and sporangiophore shrink to expose the sporangia. अब यहाँ पे कहने का मकसद ये है इसका, शायद देखता हूँ आगे डायग्राम हो इसकी, ये मौजूद है, ये देख लें आप लोग, यहाँ से स्क्रीन पे देखें आप लोग पहले, ये इसकी जो नीचे डंडी है ये है स्पोरेंजियोफोर, क्लियर। इस स्पोरेंजियोफोर के नोट कीजिएगा, इसी स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या है, ये एनुलस है, और यहां देखें उन्होंने कहा ना टी शेप जो स्ट्रक्चर मौजूद होगा, ये मौजूद है, ये जो नीचे ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर ये टी शेप स्ट्रक्चर बनेगा, इसी के अंदर ये क्या मौजूद, इसका मेन एक्सिस है, ठीक है, ये क्या इसका मेन एक्सिस है, उसी मेन एक्सिस के सराउंडिंग में क्या डेवलप करती हैं, स्पोरेंजिया डेवलप करती हैं। उन्हीं स्पोरेंजिया को जो आपस में कनेक्ट करके भी रखेगा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसी का नाम क्या होता है, पेल्टेट स्ट्रक्चर। पेल्टेट स्ट्रक्चर कोई अलग से कोई अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि इन्हीं स्पोरेंजिया के दरमियान डिस्क शेप स्ट्रक्चर होगा, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर एक स्ट्रोबिलस का स्ट्रक्चर सिंपल सा ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर क्या होगा, एनुलस है, जो कि कवरिंग का काम भी करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन भी देती है। अब ये जो ब्रांच है इसकी टिप क्या है, इसका हेड क्या है, टी शेप्ड है, उसके ऊपर क्या है, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस के आसपास क्या डेवलप करते हैं, उसी में स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया की हर स्पोरेंजिया के साथ दो स्पोरेंजिया के साथ डिस्क लाइक पोर्शन मौजूद होगा, जो कि इनको क्या करता है, सेपरेट भी करके रखता है और कनेक्ट करके भी रखता है। यानी कि मकसद ये कहने का ये है कि इनके साथ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, पेल्टेट स्ट्रक्चर, ये इनको क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। और जिस वक्त मैच्योरिटी, जब यानी कि तमाम स्पोरेंजिया प्रॉपरली तरीके से डेवलप हो जाएंगी, जिस वक्त तमाम स्पोरेंजियम प्रॉपरली तरीके से डेवलप हो जाती हैं, स्पोर उनके अंदर बन जाते हैं, तो फिर क्या होगा, उनका जो मेन एक्सिस है सेंटर वाला वो श्रिंक करेगा, इस तरीके से श्रिंक करेगा कि तमाम स्पोरेंजिया पे प्रेशर पड़ता है और उनका जो पेल्टेट है, डिस्क है, वो वहां से वो भी वहां से क्या कैप्चर कर जाती है और तमाम स्पोरेंजिया एक्सपोज हो जाएंगे और फिर उनकी वाल ब्रेक करती है और स्पोर वहां से आउट होती है, ठीक है। अब उसके बाद है कि एक स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट क्या है, एक स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर किस तरीके से है कि ईच स्पोरेंजियम इज इलोंगेट फिंगर लाइक विद राउंडेड हेड एपेक्स, ये देखें नीचे, ये इनका हेड क्या है, नीचे से ये इनकी ब्रांच है, ऊपर से हेड है जो जिसके ऊपर कवरिंग एनुलस की, ये हेड है इसका, यहाँ पे जो टी शेप आप लोगों को नजर आ रहा है, ये इनका हेड है। It consists of a mass of sporogenous tissue surrounded by a nutritive layer, the tapetum. जिस वक्त स्पोरेंजिया डेवलप करते हैं तो हर स्पोरेंजियम को न्यूट्रिशन फूड भी चाहिए होती है, उनके सेल्स को प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर सकें, तो वो टेप्टम की एक लेयर होगी एंड टू लेयर स्पोरेंजियल वॉल, द सेल ऑफ आउटर लेयर डेवलप हेलिकल थिकनिंग, ये एक स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है। स्ट्रोबिलस में तो एक से ज्यादा स्पोरेंजियम है ना, ये सिर्फ एक स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर है।
ईच स्पोरेंजियम इनिशिएट फार फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल। अब देखें हमने पीछे कितनों की हमने स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट देखी, वो क्या होता क्या है सुपरफिशियल सेल, वो उस ब्रांच की टिप का सेल होता है जिसने बार बार आगे माइटोसिस करके तरह तरह के सेल बना के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाता है स्पोरेंजिया वगैरह के, उसे सुपरफिशियल सेल कहते हैं। अराउंड द रिम ऑफ स्पोरेंजिया 4 इट डिवाइड्स बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन इनटू एन इनर एंड आउटर। और ये हम बार बार देख चुके हैं कि जब भी सुपरफिशियल सेल है उसने माइटोसिस करनी होती है, एक अपर सेल और एक बिलो सेल बनता है, तो वो डिवीजन कौन सी होती है, पेरिक्लाइनल, यानी एक ऊपर का सेल बनेगा और नीचे रह जाएगा। द इनर सेल, और आप लोगों ने देखा कि आउटर सेल हमेशा क्या करता है, स्पोरेंजियम वगैरह की कवरिंग उनके स्ट्रक्चर बनाता है, और जो नीचे वाला सेल होता है वो क्या बनाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसने बाद में स्पोर बनाने होते हैं। ये बात समझ आई दोबारा आप लोगों को जो भी मैंने की है सुपरफिशियल सेल वाली? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? आ गई। Yeah. The inner cell divide repeatedly to form sporogenous जी tissue. Outer cell divide by anticlinal and periclinal division to give rise a irregular tiers of cells. देखें आउटर सेल बार बार माइटोसिस करेगा और उसने क्या करना है, स्पोरेंजियम की आउटर कवरिंग बनानी है, और जो इनर सेल है वो स्पोरोजिनस टिश्यू है, वो बार बार क्या करेगा, डिवीजन करेगा, डिवीजन करके स्पोर मदर, सुन ले सिर्फ इसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि चीजें ये वही हैं जो पहले को बीसियों बार डिस्कस हो चुकी हैं। तो जो इनर सेल होगा वो पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगा, उसी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर स्पोर मदर सेल होंगे, और स्पोर मदर सेल बार बार क्या करेंगे, डिवीजन करके क्या बनाएंगे, अपने स्पोर डेवलप करेंगे। नीचे बताता हूं कि ईच स्पोर इज यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट एंड इट्स प्रोटोप्लास्ट इज सराउंडेड बाय अ स्पोर वॉल कंसिस्टिंग ऑफ 4 कंसेंट्रिक लेयर, मैच्योर स्पोर कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये सबसे बड़ा डिफरेंट फीचर है इकोसिस्टम के अंदर, जो इनके स्पोर डेवलप होते हैं वो भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होंगे। अब हर स्पोर के साथ फिर एक स्टीराइल स्ट्रक्चर होता है, स्पोर के साथ स्टीराइल स्ट्रक्चर होगा जो इनकी डिस्पर्सल में हेल्प करेगा, और उनका नेम क्या होता है, इलेटर्स। इलेटर को रीड करें आप लोग। इलेटर में क्या था, आउटर मोस्ट स्पोर वॉल लेयर कंसिस्ट ऑफ 4 स्पाइरल स्ट्रिप्स। स्पोर्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रेटेड होते हैं। दीज 4 स्ट्रिप्स स्प्लिट अवे फ्रॉम द रिमाइंडर of the wall except for one common point of attachment. These strips remain tightly coiled about the spore until sporangium wall split open. The strips are hygroscopic and correlators. They coil and uncoil accordingly as the air is moist or dry. अब देखें ये हाइग्रोस्कोपिक होंगे इलेटर, स्पोर के ऊपर क्या होते हैं, स्ट्रिप्स होती हैं जिन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं, इलेटर्स का। ये स्ट्रिप्स दो काम करेंगी, ये स्ट्रिप्स क्या करेंगी, दो काम करेंगी। एक तो ये जब कभी मॉइस्चर होगा, अगर इन्वायरमेंट के अंदर ये मॉइस्चर है तो ये स्ट्रिप्स अनकॉइल होंगी, इलेटर्स जो है ये क्या करेंगी, नमी को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर एटमॉस्फेयर एयर ड्राई है तो ये कॉइल ही रहेंगी। उसके बाद है when dissense of strobilus and dispersal of spore, when the spore are ready for dispersal, the internode of strobilus elongates tightly and then separating the sporangiophore. The stalk of each sporangiophore increase in length so the sporangia are exposed. The sporangium wall split open by formation of longitudinal slit in the part of sporangial wall near the sporangiophore stalk. The spore fall on the ground and remain viable for few days. नीचे देखें ये एक स्पोरेंजियम बनी हुई है सारी, ठीक है, ये सॉरी ये एक स्ट्रोबिलस है, ये जो मेन एक्सेस है ये क्या करेगा, इलांगेट होगा। और यहाँ पे देखें आप लोगों को बता दूं ये वाले ये क्या चीज है, ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजिया, और यहाँ से ये एक हर एक की डंडी आ रही है, हर एक की क्या डंडी, जिसे हमने क्या नाम देना, स्टॉक का। तो ये स्टॉक भी क्या होंगी, इलांगेट होंगी, और ये इस स्ट्रोबिलस से बाहर की जानिब निकलेंगे, कौन, स्पोरेंजियम, और एटमॉस्फेयर के साथ ये एक्सपोज हो जाते हैं। फिर स्पोरेंजियम की वाल ब्रेक करती है और स्पोर वहां से आउट होते हैं।
अब उसके बाद क्या होगा कि ये स्पोर जाके सूटेबल किसी भी जगह पे ज़मीन पे जाके गिरते हैं। जब इनको नॉर्मल कंडीशंस मिलती हैं, स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं, अपनी अ, जो बॉडी बनाएंगे, हम उसे क्या नाम देंगे, गिमिटोफिटिक बॉडी का। The gametophyte in ecosystem is reduced therefore a prothallus. They are generally found growing in clay soil in mud belt along the bank of stream. जहाँ पे गीली जगह गीली मिट्टी वगैरह होती है वहाँ पे ग्रो करते हैं। द स्पोर सेल डिवाइड, अब देखें स्पोर जब किसी सूटेबल प्लेस पे गिर जाता है, उसे नमी, न्यूट्रिशन, खुराक सब चीज़ें मिलती हैं तो वो ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा। द स्पोर सेल डिवाइड बाई एन अनइक्वल डिवीजन इनटू अ स्मॉल लेंस शेप rhizidal cell which elongate to form rhizide, and a large prothelial cell which divide to form a circular irregular dorsiventral parenchymatous cushion like body. The cell of the, यहाँ पे क्या बात कर रहा है इस पैराग्राफ का, ये मतलब है कि स्पोर की जब जर्मिनेशन होगी उसमें अनइक्वल सेल डिवीजन होगी, बहुत सारे सेल बनते हैं, तो उनमें से कुछ सेल क्या बनाते हैं, उसकी राइजाइड बनाते हैं अंडरग्राउंड, और कुछ जमीन से बाहर उसका पेरेन्काइमेटस टिश्यू बनाते हैं, जो कि गिमेटोफाइट बॉडी है। अब ये upper part of prothallus contain chloroplast whereas the cell of lower part are colorless. The entire margin of prothallus is meristematic. अब इंटायर मार्जिन क्या होगा, देखें स्पोर ने जर्मिनेशन की, जर्मिनेशन करके अंडरग्राउंड राइजाइडल पोर्शन बनाया और अप ग्राउंड उसने क्या बनाया, प्रोथैलस बनाया, और उसी प्रोथैलस की जो प्रोथैलस क्या है वो क्लोरोप्लास्ट रखता है खास तौर पे, और उसके जो मार्जिन का किनारा, जो मार्जिन वाला हिस्सा होगा प्रोथैलस का, यानी इसकी गिमेटोफाइट का जो किनारे वाला हिस्सा होगा, वहां पे कौन से सेल्स होंगे, मेरिस्टीमेटिक सेल्स होंगे, जिसे मेरिस्टीमेटिक नाम दिया है। वो क्या करेंगे, बार बार सेल डिवीजन करके ग्रोथ करके उसका साइज बढ़ाते हैं। देयर हैज बीन कंसिडरेबल डिबेट रिगार्डिंग द homothallic or heterothallic nature of ecosystem, but reports indicate that gametes are homothallic. ये बात भी क्लियर हो गई, इकोसिस्टम का जो गिमेटोफाइट जो बना है ये भी क्या है, होमोथैलिक है। अब इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम। देखें अब होमोथैलिक से क्या मुराद है, देखिए ये सामने स्क्रीन पे जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये नोट करें कि ये इसका सारा क्या है, गिमेटोफाइट है। गिमेटोफाइट से नीचे जमीन में क्या है, ये इसका राइजाइड्स होंगी, और अप ग्राउंड ये प्रोथैलस जो नजर आ रहा है, प्रोथैलस मीन इसका गिमेटोफाइट है। अब इसी के ऊपर क्या डेवलप करने हैं, एंथ्रीडियम ने भी डेवलप करना है और आर्किगोनियम ने भी। ये होमोथैलिक है कि एक ही बॉडी के ऊपर दोनों स्ट्रक्चर्स क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और इनकी एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम की जो डेवलपमेंट का पैटर्न है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग प्रीवियस इसमें ब्रायोफाइट्स में और उसके बाद ट्रेगियोफाइट्स में पढ़ के आए हैं। इनमें कोई चीज डिफरेंट नहीं है खास, ठीक है, ये वही सेम चीजें हैं। उस देखें एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेगा, उसके एंथ्रीडियल मैस बनेगा, उसके अंदर सेल्स बनेंगे, उन सेल्स के पास क्या होंगे, इस पर फ्लैजेला मौजूद होते हैं। जबकि आर्किगोनियम में क्या बनेगा, उसका वेंटर बनता है, कैनाल सेल बनते हैं, वेंटर के इनसाइड क्या बनेगा, उसका एग सेल डेवलप होता है। ये सेम सारी बातें वही मेन कंसेप्ट है, इसमें कोई डिफरेंट चीज नहीं है। हम आगे डिस्कस करते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन रिक्वायर वाटर। The thallic become covered with water which cause disintegration of upper cooler cells in the jacket layer. The male sperm move out and swim to the archegonium. Clear? Many enters the archegonium but only one succeed in fertilizing the egg to form the zygote. और हमेशा fertilization तो सिर्फ एक ही sperm करता है क्योंकि आगे डिप्लॉइड जाइगोट बनना है। उसके बाद जाइगोट बार बार क्या करेगा, ट्रांसवर्सली डिवीजन करेगा, और क्या करेगा, मैस ऑफ सेल्स बनाएगा, और उस मैस ऑफ सेल्स को हम लोग क्या नाम देंगे, एम्ब्रियो का। द सेल ऑफ हाइपोबेसल रीजन आर स्मॉलर एंड गिव राइज टू फुट एंड रूट। अब आगे जो इससे जो बॉडी डेवलप होनी है इसी साइगो एम्ब्रियो से, वो कौन सी बॉडी बनेगी, स्पोरोफाइटिस की बॉडी बनेगी, प्लांट लाइक जो बॉडी है। ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट the apical cell of stem is differentiated in epibasal region. The cells lateral to it develop into the first leaf sheath.
which contain varying number of small scale like leaf. Similarly, an apical cell of root differentiate which give rise to embryonal cell root. The root grows downward through the gametophyte tissue into the soil. The stem burst out of embryo through the neck of archegonium, grow upright. It become differentiated into node and internode. It bear whorl of leaf at each node. The new branch arise from the base of primary branch. Later, many more new branches arise. One of these branches bend downward, grow into the soil and develop into the rhizome. अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो उसी गिमिटोफाइट जो कि ज़मीन के साथ मौजूद था, उसमें आर्किगोनियम के अंदर एग सेल की फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना। वो जाइगोट फिर क्या बनाएगा, उसने आगे फर्दर बार बार माइटासिस करके एम्ब्रियो ने फिर माइटासिस करनी है, मैनी मोर सेल बनाने, तो उसने एक अपराइट स्टेम बनाएगा। उसी स्टेम के ऊपर नोड भी होंगे, इंटरनोड भी होंगी, नोड वाले हिस्से से ब्रांचेस अराइज होंगी और वही स्टेम गमीटोफाइट से होता हुआ नीचे अंडरग्राउंड स्टेम बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, राइजोम। और फिर उसी राइजोम से क्या होंगी, ये रूट्स यानी जिसे हमने नाम दिया राइजाइड, वो अराइज होती हैं। इस तरीके से ये क्या करता है, मजीद अपनी डेवलपमेंट करके स्पोरोफाइट बॉडी बनाता है। जी, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, ये जो सारा डॉट 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 जितना भी सा नजर आ रहा है, ये वाला ये सारा गमीटोफाइट है। नीचे इसकी ये राइजाइड थी। अब उन्हीं आर्किगोनियम के अंदर जहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो बना, उस वही जाइगोट में वही एम्ब्रियो क्या करेगा, सेल्स डिवाइड करके अपराइट स्पोरोफाइट टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है ये, अपराइट स्पोरोफिटिक टिश्यू बनाता है जिसका नेम क्या है, स्पोरोफाइट। और यही स्पोरोफाइट किस फॉर्म में मौजूद होता है, स्टेम की शक्ल में मौजूद होगा, ब्रांच की शक्ल में मौजूद होगा। ये है इकोसिस्टम की रिप्रोडक्शन। हम आगे देखते हैं इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है। द प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन अ स्टेम गिव अ रफ एंड एब्रेसिव टच एंड बंडल ऑफ स्टेम आर यूज्ड टू क्लीन यूटेंसिल एंड फॉर पॉलिशिंग वुड। अब देखें इनके पास क्या है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर के सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, नमी को, वाटर वगैरह को, चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। हम उनमें इनको यूज़ करते हैं। सम स्पीशीज आर ऑफ ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू। द प्लांट ऑफ इकोसिस्टम एरवेंस is used in a diuretic in Germany. The ashes of this plant are also used to relieve acidity and dyspepsia. ये क्या होती है dyspepsia? किसी मेंबर को पता है डाइस, वर्ड इज डाइसपेप्सिया? ये बदहजमी को कहते हैं। इट आल्सो यील्ड सिलिका इन थेराप्यूटिकली एक्टिव फॉर्म। ठीक है, बेनेडिक्ट रिपोर्टेड दैट प्रेजेंस ऑफ गोल्ड इन सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज में जो आके मिनरल जो सिलिका खास तौर पे उनकी सेलवा, अब ये सिलिका कोई अलग से मौजूद नहीं है बल्कि इनकी सेलवाल में है। सम स्पीशीज आर आल्सो यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ मिनरल कंटेन इन द सॉइल्स। ये इस तरीके से क्या करते हैं, डेवलप एंड ग्रो करते हैं। ये देखें जो अभी हम पढ़ रहे थे, इसके एम्ब्रियो बनेगा, इसी एम्ब्रियो में से क्या अराइज होगी, इसकी स्पोरोफिटिक बॉडी अराइज होगी और उसी स्पोरोफाइट बॉडी की टिप पे जाके ये स्ट्रोबिलस बनते हैं। स्ट्रोबिलस से फिर आगे ये स्पोर निकलते हैं, मियासिस करके स्पोर बनाते हैं। स्पोर्स के ऊपर ये इलेटर्स मौजूद होते हैं। ये देखें स्पोर के ऊपर क्या है, ये इलेटर मौजूद होंगे, चार चार इलेटर होंगे और ये इलेटर क्या करते हैं, दो काम करते हैं, डिस्पर्सल का काम भी करते हैं और हाइग्रोस्कोपिक भी होते हैं। फिर इसी स्पोर की जर्मिनेशन से क्या बनेगा, गेमेटोफाइट बनेगा। गेमेटोफाइट के ऊपर आर्किगोनियम है, ये एंथ्रीडियम है और उनके बाद साइनगेमी होगी और इस तरीके से फिर दोबारा स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी डेवलप हो जाती है। जी, इसके लाइफ साइकिल के हवाले से कोई पॉइंट पूछें आप लोग, बिल्कुल मोस्टली बातें वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो चीज़ मेन याद रखने वाली है वो ये है कि इनके जो इलेटर्स हैं खास तौर पे, इनकी नेचर क्या है, फिजिकली क्या है, ये हाइग्रोस्कोपिक है। समझ आ गई ये आप लोगों को? हेलो, जी सर।
अभी आप लोग एक्टिव रहिएगा, हम नेक्स्ट भी स्टार्ट करते हैं। अभी लेक्चर में यहाँ पे वीडियो में एंड करने लगा हूँ, और अभी आप लोग ना यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए, मैं दोबारा न्यू वीडियो का लिंक भेजने लगा हूँ और उसको ज्वाइन करना है। इंतज़ार में नहीं रहना आप लोगों ने, मैं अभी आप लोगों को भेजने लगा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसे रिवाइज करोगे, जो भी मजीद कोई डिफिकल्ट पॉइंट वगैरह आप लोगों को लगता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे हम मजीद मैं आप लोगों को पॉइंट क्लियर करूंगा, और यूँ आप लोगों का ये टॉपिक फुली प्रिपेयर हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।